तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ गुरु घंटाल गंगाराम। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। पंडित मंगाराम के दो बेटे थे, चंगाराम और गंगाराम। चंगाराम था सीधा साधा भोला भाला किंतु मेहनती, जबकि गंगाराम था तेज तर्रार, पूरा होशियार मगर सुस्त। एक दिन मंगा की माँ ने अपने पति पंडित मंगाराम से कहा, अजी सुनते हो, बहुत दिनों से मेरे मायके से कोई खबर नहीं आई। पिछले साल जब मैं मायके गई थी, पिताजी कुछ बीमार चल रहे थे। क्यों क्यों ना चंगा गंगा में से किसी को भेजकर मेरे मायके का हालचाल मालूम करवा लो। बात तो तुम्हारी ठीक है, भगवान ससुर जी जरूर किसी परेशानी में होंगे, इसलिए इस साल वहाँ से भी कोई खोज खबर लेने या मिलने नहीं आया, वरना हर साल 30 त्योहारों पर तो तुम्हारे भाई आते ही रहते थे। मैं अभी चंगा गंगा में से किसी को भेजता हूँ। किसको भेजूँ? गंगा को ही भेजना ठीक रहेगा। चंगा तो नीरा भोंदू है, व्यर्थ किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। और मन ही मन गंगाराम को ही अपने ससुराल भेजने का निर्णय कर पंडित मंगाराम अपने छोटे बेटे गंगाराम के कमरे में पहुंचे, जहां गंगाराम चैन की नींद सोया खर्राटे भर रहा था। गंगा, अबे ओ गंगा, उठता है या लगाऊं दो झापड़? दो झापड़ लगाकर आप वापस तो चले जाओगे ना? बेवकूफ़ नालायक, उठ, तुझे आज ही अभी इसी समय अपने ननिहाल जाना है। वहां जाकर अपने नाना नानी मामा मामी का हाल चल लाना है। आए। पंडित मंगाराम ने डांट डपट कर गंगाराम को घर से तो निकाला, मगर गंगाराम था सुस्त और लापरवाह। घर से चला और रास्ते में एक छायादार वृक्ष देखकर रुक गया। वाह, क्या घना छायादार वृक्ष है, कुछ देर सो लूं, और आराम से सो गया। पंडित मंगाराम की जमीन जायदाद खेत आदि काफ़ी लंबी चौड़ी संपत्ति थी। दिन के समय बड़ा बेटा चंगाराम नौकर चाकरों सहित खेतों में काम करने निकल जाता। उस दिन जब खेत में काम करने के बाद थका हारा चंगाराम घर लौट रहा था तो अरे, यह मैं क्या देख रहा हूँ? यह तो अपना गंगू ही है, मगर यह यहाँ क्या कर रहा है? गंगू, अरे ओ गंगू! बड़ी मुश्किल से चंगाराम गंगाराम को अपने साथ लेकर घर आया तो अरे, इस कमबख्त गंगू को कहाँ से ले आया चंगू? इसे तो अब तक अपने नालिहाल रवाना हो जाना चाहिए था। सीधे साधे चंगाराम ने जब पिता को बताया कि गंगाराम एक पेड़ के नीचे सो रहा था और वह उसे बड़ी मुश्किल से घसीट कर अपने साथ लाया है, तो अब भी खर्राटे भर रहा है कमबख्त, अभी इसकी नींद हवा करता हूँ। पंडित गंगाराम ने क्रोध के मारे आओ देखा न ताव डंडा उठाकर पील पड़े गंगाराम पर। और फिर देत दनादन पंडित मंगाराम अपने लाडले गंगाराम की सुस्ती उतारते चले गए। हाय ओह हाय, मर गया रे, तड़ाक सटाक। बड़ा भाई चंगाराम अपने छोटे भाई की यह दुर्दशा न देख सका। वह अचानक ही गंगाराम के सामने आ गया। बस कीजिए पिताजी और मत मारिए गंगू को। ठीक है, कल तुम दोनों ननिहाल जाओगे, इस शर्त पर छोड़ दे रहा हूँ इस नालायक को। मगर पिताजी, खेत का काम मैं देख लूँगा, किंतु अब अकेले गंगाराम को ननिहाल नहीं भेजूंगा। कहीं किसी जंगल में ही लेट कर खर्राटे भरने लगा तो कोई हिंसक जीव जंतु ही मार कर खा जाएगा। अगले रोज चंगाराम और गंगाराम निकल पड़े अपने गांव रामपुर से श्यामपुर अपनी ननिहाल जाने के लिए। रामपुर श्यामपुर के बीच एक छोटा सा गांव पड़ता था, धामपुर। चंगाराम गंगाराम जब धामपुर पहुंचे तो रात हो चुकी थी। धामपुर में रहने वाले लोग पर परले दर्जे के मूर्ख और अक्ल के अंधे थे। उन मूर्खों में अक्लमंद थे, अंधों में काने राजा की तरह पंडित मूर्खानंद पांडे। गंगू भाई, रात हो रही है, अब हमें गांव में ही कहीं ठहर जाना चाहिए। हाँ। किसी धर्मशाला में ठहरे? हाँ। मगर लोगों से पूछताछ करने पर चंगाराम को पता चला कि धामपुर में कोई धर्मशाला ही नहीं है। रात किसी गांववासी के घर में ही शरण पाकर गुजारने के ख्याल से चंगाराम ने एक घर का दरवाज़ा खटखटाया। खटखट। दरवाज़ा खोला पंडित मूर्खनानंद ने। कौन हो? मुसाफिर है जी, रात गुजारने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए। क्या नाम है तुम्हारा? पंडित चंगाराम, और यह मेरा भाई पंडित गंगाराम। हे, तो पंडित हो तुम, तब तो जगह जरूर मिलेगी। हम भी पंडित हैं, इस गांव के सबसे विद्वान पंडित पंडित मूर्खानंद पांडे। जी नमस्कार। ठीक है, अंदर आ जाओ। जी धन्यवाद। वह रही तुम्हारी कोठरी, इसमें रात भर आराम से सो सकते हो तुम, मगर किराया देना पड़ेगा, वह भी सोने से पहले। चलो निकालो 5 रुपये। 5 रुपये? जी हाँ, 5 रुपये। मरता क्या न करता, आखिरकार रात तो गुजारनी ही थी। लाचार हो चंगाराम ने अपनी गठरी खोली, उसमें से रुपयों की थैली निकाली और 5 रुपये पंडित मूर्खानंद को दे दिए। यह लीजिए पंडित जी, 5 रुपये। थैली में खनखनाते रुपयों को देखकर पंडित मूर्खानंद के मुंह में पानी भर आया। ही, थैली में माल तो काफ़ी है और छोकरे भी दोनों लल्लू ही लग रहे हैं।
चोखी दाल गलेगी अपनी। तुम लोग भूखे भी होंगे, कुछ खाओगे? चंपा, अरियो चंपा। पिताजी की आवाज़ सुनकर वहीं खिड़की के निकट खड़ी पंडित मूर्खनानंद की बेटी चंपा शीघ्रतापूर्वक वहाँ आई। जी पिताजी, देख बेटी, इन मेहमानों के लिए कुछ खाना बना ला। और पंडित चंगाराम जी, भोजन हेतु निकालिए 10 रुपये। जी जी हाँ, 5 रुपये एक थाली के, तो 2 के 10 रुपये हुए ना। किंतु हमें भोजन की आवश्यकता नहीं है, भोजन हम घर से साथ लेकर चले हैं। 10 रुपये बचाना चाहता है बच्चू, मगर पंडित मूर्खनानंद ने भी बड़ों बड़ों को मूर्ख बनाया है। तू भला किस खेत का गाजर है? तुम्हारा सारा माल साफ न किया तो मेरा नाम पंडित मूर्खानंद नहीं। मन ही मन कोई योजना बनाते हुए पंडित मूर्खानंद चंगाराम व गंगाराम को सोने के लिए कोठरी में छोड़ अपने कमरे की ओर चल दिया। तभी आ गई चंपा। ए सुनो, यहाँ क्यों आ गए तुम? अभी भी मौका है, भाग जाओ, वरना मेरे पिता तुम्हें मूर्ख बनाकर सारा धन हड़प लेंगे। किंतु इतनी रात को हम दोनों भाई कहाँ जाएंगे चंपा? बाहर तो कोई चोर उचक्का डाकू भी हमें लूट सकता है। तब कुछ नहीं हो सकता, देख लेना, सवेरे तुम अपना कोई सामान लेकर नहीं जा सकोगे। चंपा की बात सुनने के बाद चंगाराम रात भर सो न सका, जबकि गंगाराम चैन की नींद सोता खर्राटे भरता रहा। अगले दिन बड़े सवेरे ही चंगाराम ने जैसे तैसे गंगाराम को जगाया और आगे के सफ़र के लिए दोनों भाई तैयार हो गए। मगर तभी कैसी तैयारी हो रही है पंडित चंगाराम और गंगाराम? बस अब हम चलेंगे पंडित जी। चलेंगे? क्या मतलब? हमें श्यामपुर जाना है, अभी तुरंत चल देंगे तो शाम तक पहुँच जाएंगे। हैं? क्या कहा? अभी तुरंत जाओगे? हे, ऐसे कैसे जाओगे पंडित जी? धामपुर में आकर पंडित मूर्खानंद पांडे से शास्त्रार्थ किए बिना नहीं जा सकते तुम। शास्त्रार्थ? हाँ चलो, चौपाल पे पंत जनों के बीच फैसला होगा। क्या? मगर सुनिए, मुझे शास्त्रार्थ नहीं करना है। करना कैसे नहीं है? यह धामपुर की इज्जत का सवाल है। पंडित मूर्खानंद पांडे और उसके दोनों मुस्टंडे चेले चंगाराम को खींचकर चौपाल पर ले गए, जबकि गंगाराम उनके घर पर खड़ा ऊँगता रह गया। और फिर, हाँ तो भाइयों, यह है रामपुर के पंडित चंगाराम, यह रामपुर धामपुर की इज्जत का सवाल है, इसलिए दोनों पंडितों ने दांव पर अपना सब कुछ लगा दिया है। अगर पंडित मूर्खानंद पांडे हारे तो अपना घर, जमीन, रुपया, पैसा, सारी जायदाद पंडित चंगाराम को सौंप देंगे। ही, हारूंगा तब ना। और अगर पंडित चंगाराम हार गए तो अपने पास का सारा सामान, रुपया, पैसा, कपड़े आदि पंडित मूर्खानंद के हवाले कर देंगे। नहीं, ही, चुप, बुरे फंसे। खैर, थोड़ी देर बाद शास्त्रार्थ शुरू हुआ। पंडित मूर्खानंद ने कहा, चूंकि पंडित चंगाराम हमारे मेहमान हैं, इसलिए पहला शब्द यही कहेंगे। कहिए पंडित जी, कहिए। जी, नमस्कार। नमस्कार, चमस्कार, पमस्कार, वमस्कार। क्या? तेरी सास का ब्याह। जी, खा ले दूध दही। थोड़ी देर में पंडित मूर्खानंद पांडे के उटपटांग उत्तरों से चंगाराम की बोलती बंद हो गई। अब हमारे पंडित मूर्खानंद पांडे जी पंडित चंगाराम से कुछ प्रश्न करेंगे। बाल खाल, हाल चाल, माल काल आए, यह कैसा प्रश्न है? ठीक उसी समय पंडित मूर्खानंद के घर पर छपाक। अरे बाप रे, तुम यहाँ मज़े से सो रहे हो और मेरे पिताजी तुम्हारे भैया को खींच ले गए हैं ज़बरदस्ती शास्त्रार्थ के लिए। चलो जाओ, चौपाल पर पहुंचकर उनकी मदद करो। वे बेचारे तो सीधे साधे लगते हैं, पिताजी ने उन्हें हरा दिया तो कपड़े उतरवा कर ही भेजेंगे धामपुर से तुम लोगों को। आए? दूसरी ओर, हे, तो पंडित चंगाराम जी, अब मैं आखिरी प्रश्न पूछता हूँ आपसे। खखम खखैया का अर्थ बताइए। खखम खखैया? इधर चंगाराम हो रहा था पसीने पसीने और उधर भीड़ चिल्ला रही थी, हमारा पंडित जीत गया, पंडित मूर्खानंद पांडे की जय, रामपुर का पंडित हार गया। बेचारा सीधा साधा भोला भाला चंगाराम पंडित मूर्खानंद पांडे और उसके चेलो चपाटों द्वारा अच्छा मूर्ख बना। निकालो पंडित, अब यह कपड़े भी तुम्हारे नहीं हैं, तुम हार गए हो। पंडित मूर्खानंद के दोनों मुस्टंडे चेले जबरदस्ती चंगाराम के कपड़े उतारने का प्रयास कर ही रहे थे कि तभी, ठहरो, शास्त्रार्थ तो आपने मुझसे करना था पंडित जी, मेरे भैया से नहीं। भैया तो खेती बाड़ी करते हैं, वह तो सीधे साधे किसान हैं, उन्हें मूर्ख बनाकर ठगते हैं आप। आ जाओ, तुम्हें भी धूल चटा देंगे हमारे पंडित जी। घबराओ नहीं भैया, अभी ठीक करता हूँ इस पंडित और इन चेलों को।
इस गांव के लोग बुद्धि के मामले में कोरे लगते हैं, मगर पंडित मूर्खानंद धूर्त है। इससे धूर्तता से सबक सिखाना होगा। चलिए पंडित जी, पहले आप ही कुछ पूछिए। अगर मैं हार गया तो हम दोनों भाई जिंदगी भर चाकरी करेंगे आपकी, और अगर आप हार गए तो आपका सब कुछ हमारा होगा। कहिए, मंजूर है ना? अरे क्या बक रहा है गंगू? मंजूर है। इस कबूतर को भी फटाफट उड़ाता हूँ, फिर इनका सारा माल मेरा ही होगा। हा हा हा। और फिर शास्त्रार्थ शुरू हो गया। पंडित मूर्खानंद ने पहले की तरह ही कहा, बाल खाल हाल चाल माल काल। बता बेटा, अर्थ बता इसका। अरे तू क्या अर्थ बताएगा? इसका अर्थ तो मुझे भी नहीं मालूम। अरे वाह, तो यह कहानी आपको भी मालूम है? आप वाकई गुणी व्यक्ति है पंडित जी। खैर, मैं आपको पंचों के बीच पूरी कहानी बता देता हूँ। कहानी तो सुनिए सज्जनों। एक बार की बात है, एक चोर ने एक सेठ के घर चोरी की। चोरी में बहुत सारा माल मिला। माल लेकर चोर सीधा अपनी झोपड़ी की ओर चल पड़ा, जहां वह अकेला रहता था। घर पहुंचकर माल की गठरी साध लिए वह चारपाई पर लेट गया और उसने सोचा, एक बीड़ी ही पी लूं। उसने बीड़ी जलाई और बीड़ी पीने लगा, किंतु बीड़ी के कस मारते हुए अचानक उसे नींद आ गई। जलती हुई बीड़ी चारपाई पर गिर पड़ी। जब तक चोर की आंख खुली, बिस्तर के साथ साथ उसके कपड़ों ने भी आंख पकड़ ली थी। चोर झोपड़ी से निकलकर भागा, किंतु भागते भागते भी वह चोरी किए माल वाली गठरी साथ लेना न भूला। बचाओ बचाओ। घबराहट में उसे यह भी ख्याल न रहा कि वह सूखा कुआं है। वह पानी में छलांग लगाकर आग बुझाने के मूर्खतापूर्ण विचार से कुएं में कूद पड़ा। तब तक उसकी चीख पुकार सुनकर पड़ोस के बहुत से लोग जाग चुके थे। अड़ोस पड़ोस के लोगों ने चोर को कुएं में कूदते देख लिया था, अतः वे तुरंत ही कुएं की ओर लपके। मगर जब तक वे कुएं के पास पहुंचे, चोर के बाल भी जल गए थे, उसकी खाल भी जल गई थी। वह किसी को हाल चाल बताने के काबिल भी न था। उसका माल चारों तरफ बिखर गया था, और इससे पहले कि लोग चोर को कुएं से निकालने के लिए कुएं में उतरते, चोर का काल आ गया और उससे निकल गया। चोर की जीवन लीला छीन कर भगवान ने उसे चोरी करने की सजा दे दी थी। गंगाराम ने जैसे ही अपनी कहानी पूरी की, धामपुर के लोगों में कानाफूसी होने लगी। का भाई गिरधारी, कैसन लगी कहानी? बिल्कुल ठीक। हमार पंडित जी तो कभी ऐसन कहानी सुनाई नहीं भैया। गंगाराम की धाक अपने ही गांव में जमती देखकर पंडित मूर्खानंद पांडे का क्रोध बढ़ गया। फिर गुस्से पर काबू रखते हुए वह बोले, तुम हो तो समझदार पंडित गंगाराम, मगर अब जरा खकम खकैया का अर्थ भी बता दो, तब जाने तुम सचमुच ही थोड़ी बहुत बुद्धि भी रखते हो। पंडित मूर्खानंद पांडे की बात सुनकर गंगाराम ने बड़े जोर से कहका लगाया, हा हा हा। फिर बोला, पंडित मूर्खानंद पांडे जी, अर्थ तो मैं बता दूंगा, मगर यह मंत्र तो पूरा बोलिए आए। अब तो पंडित मूर्खानंद पांडे लगे बगले झांकने। हे भगवान, क्या यह सचमुच ही कोई मंत्र है? मुझे तो आज तक मालूम ही नहीं था। भीड़ में फिर से खुसुर फुसुर होने लगी। यूं पंडित सयाना रही, मंत्र पूछत है। हमार पंडित को यो मंत्र नहीं आवत रही। आज तो ऐसन मालूम देत हमार पंडितवा, जो कुछ हमार हिया ही से खावत पीवत रही, सब हराम हो जाई। पंडित मूर्खानंद पांडे की बोलती बंद देख आखिरकार गांव के सरपंच को ही कहना पड़ा, पंडित गंगाराम जी, हमारा ख्याल है हमारे पंडित जी को पूरा मंत्र नहीं आता, आप ही पूरा मंत्र सुना दीजिए। ठीक है, तो फिर सुनिए। शुरू से मंत्र इस प्रकार है, जोतम जुतैया, बोवन बुवैया, सींचम सिंचैया, गोड़म गुड़ैया, कटम कटैया, पीसम पिसैया, गुथम गुथैया, परोसम परसैया, खखम खखैया। अब जरा इसका अर्थ भी सुन लीजिए। पहले खेत जोता जाता है, फिर बुआई की जाती है, फिर सिंचाई होती है, उसके बाद गुड़ाई की जाती है, फिर कटाई की जाती है, फिर गेहूं पिसवाया जाता है, तब आटा गूंथा जाता है, फिर आटे की रोटियां परोसी जाती है, तब आखिर में रोटी खाई जाती है, और खाने को ही कहते हैं खकम खखैया। पंडित गंगाराम तो बड़े ज्ञानी विद्वान है भैया। सच कहते हो भैया, ऐसन पंडित की तो जय जयकार होनी चाहिए। उफ, गंगाराम तो बड़ा ही गुरु घंटाल है। मेरे ही गांव में मेरी अच्छी किरकिरी करवा दी। अब क्या करूं, कौन सा प्रश्न पूछूं? क्यों पंडित मूर्खानंद जी, और भी कुछ पूछना है या मानते हैं हार? पंडित मूर्खानंद पांडे का हौसला तो यद्यपि पस्त हो चुका था, मगर फिर भी आखिरी बार हिम्मत करके एक प्रश्न पूछने का निर्णय कर उन्होंने कहा, हाँ, अभी एक प्रश्न और पूछना है। इस बार बेटा
इस बार तो बेटा ऐसा प्रश्न पूछूंगा कि तुम्हारे देवता भी भाग खड़े होंगे, मगर ऐसा प्रश्न क्या पूछूं मैं जिसका कोई सिर पैर ही ना हो। अरे हाँ, सिर पैर यही ठीक रहेगा, सिर पैर आगे लगा दूं। खैर, ही। और मन ही मन अपनी बुद्धि की सराहना करते हुए पंडित मूर्खानंद ने अपना आखिरी व उटपटांग बेसिर पैर का सवाल यूं दागा, सिर पैर खैर, ही। इस बात का तो कोई मतलब ही नहीं है, तू क्या बताएगा पंडित गंगाराम। मगर पंडित मूर्खानंद पांडे बेचारा नहीं जानता था कि वह शेर है तो गंगाराम सवा शेर, वह चालाक है तो गंगाराम महाचालाक। पंडित मूर्खानंद के प्रश्न के जवाब में मुस्कुराया गंगाराम और बोला, मुझे मंजूर है, पर बड़े भैया से पूछना पड़ेगा। आए, इस कमबख्त ने क्या मतलब लगा लिया मेरी बात का। मेरी बात का तो कोई मतलब ही नहीं है। पंडित मूर्खानंद पांडे गंगाराम की बात का मतलब समझने की चेष्टा कर ही रहा था कि तभी सरपंच जी ने गंगाराम से कहा, पंडित गंगाराम जी, भाई हमें भी बताइए अपनी बात का मतलब। जरूर, मगर यह बात ऐसी है कि पंडित मूर्खानंद जी का इजाज़त मिलना बहुत ज़रूरी है। अपनी बात कहकर गंगाराम ने शरारत भरी अंदाज में पंडित मूर्खानंद की ओर देखा और बोला, क्यों पंडित जी, बता दूं? जरूर जरूर। गंगाराम को अर्थ बताने के लिए कहकर पंडित मूर्खानंद पांडे बड़े खुश थे, यह सोचकर कि मैं सब समझता हूँ बेटा, इस बार तू फंस गया जाल में, तुझे कुछ नहीं सूझ रहा तभी नाटक नखरे कर रहा है। मगर जब आपने इजाज़त दे ही दी है तो बता ही दूँ पंडित जी, किंतु ऐसी बातें हम लोग घर पर ही करते हैं तो ठीक रहता है। खैर, जब आपने इजाज़त दे ही दी है तो सुनिए पंचजनों। मनुष्य के शरीर का सबसे कीमती हिस्सा है सिर, जिसने आँख, कान, नाक, मुंह और दिमाग होता है। मतलब यह कि आदमी के शरीर में सिर ही सबसे बड़ी दौलत है। और पैर आदमी के शरीर का वह हिस्सा है जिसमें आदमी चलता फिरता घूमता है। तो मतलब यह कि पंडित मूर्खानंद जी अपने घर की किसी चलती फिरती चीज़ को हमें अपनी समस्त दौलत के साथ देकर अपने सिर का बोझ हल्का करके अपनी खैर मनाना चाहते हैं। तो सज्जनों, पंडित मूर्खानंद जी के यहाँ चलती फिरती गतिशील तो सिर्फ इनकी कन्या है। पंडित जी अपनी कन्या का विवाह करना चाहते हैं, दहेज में अपना सब कुछ हमें दे देंगे। आए, अरे नहीं, अब अपने बड़े भैया के होते मैं कैसे पहले विवाह के लिए हाँ कर सकता हूँ, और भैया से पूछे बिना उनके विवाह के लिए कैसे हाँ भर दूँ। इतना कहकर गंगाराम ने अपने भाई चंगाराम की ओर देखा और कहा, क्यों भैया, आपने पंडित मूर्खानंद जी की कन्या तो देखी ही है, हाँ कह दो, तुमसे उनका विवाह करवा कर पंडित जी अपने सिर का बोझ हल्का कर लें। अब तुम भी यही कहते हो तो भैया मैं कैसे इनकार कर दूँ। हाय, मैं लूट गया। चंगाराम ने अपनी बात पूरी ही की थी कि बधाई हो पंडित जी, सच पंडित जी, चंगाराम जैसा नेक जवाई फिर नहीं मिलेगा, और फिर राशि भी तो एक ही है दोनों की। अरे नेक काम में देरी कैसी पंडित जी, मैं कहता हूँ आज बल्कि अभी करा दो विवाह चंपा का। गंगाराम के उत्तरों ने पंडित मूर्खानंद पांडे की बोलती तो बंद कर ही दी थी, हौसला भी पस्त कर दिया था। और फिर एक के बाद एक लोगों ने बधाइयाँ देनी शुरू की तो पंडित मूर्खानंद के सामने चंपा का विवाह चंगाराम से करने का सिवाय कोई चारा नहीं रह गया। उसी दिन बड़ी धूमधाम के साथ चंपा व चंगाराम का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद आए दुल्हन और दहेज के साथ तुम तो चले रामपुर, मगर भैया हमें तो नानिहाल जाना था, वहाँ क्या हाल चाल मालूम करने के लिए। मेरे प्यारे प्यारे देवर जी, यह छोटा सा काम तो आप ही कर दो ना। चंपा ठीक कह रही है गंगू, नानिहाल का हाल तू मालूम कर आ भैया, मुझे तो अभी घर पहुंचकर पिताजी की डांट भी सुननी पड़ेगी। बिना माँ और पिताजी को खबर किए गुपचुप विवाह करके दुल्हन ले जा रहा हूँ। हाँ, मगर चांद सी भाभी लेकर जा रहे हो भैया, देख लेना माँ और पिताजी नाराज नहीं होंगे। चंगाराम जब दुल्हन व दहेज के साथ रामपुर पहुंचा तो उसके मामा भी श्यामपुर से रामपुर अपना बहन के पास पहुंचे हुए थे। तुमने बेकार चिंतित होकर चंगाराम गंगाराम को भेजा बहन। अरे इस बार तो इतनी फसल हुई कि सारे दुख दूर हो गए। बहुत सारा बेचने के बाद भी अनाज का इतना ढेर लगा है कि साल भर खाओ तो भी खत्म न हो। पंडित मंगाराम व उसकी पत्नी प्रसन्न तो पहले से ही थे, अतः जब चंगाराम चांद सी चंपा को लेकर रामपुर पहुंचा तो पंडित मंगाराम, उसकी पत्नी तथा गंगा के मामा जी की खुशी का ठिकाना न रहा। अरे वाह रे चंगा, तू तो छुपा रुस्तम निकला, दुल्हन तो लाखों में एक लाया है। हाय, नजर न लगे मेरी बहू को, कितनी सुंदर है। बधाई दे साले, हमारे सीधे साधे बुद्धूराम चंगा ने जिंदगी में पहली बार टेढ़ा काम किया है, मगर किया बहुत खूबसूरत। और दूल्हे दुल्हन के स्वागत सत्कार का शोर शराबा व हंगामा जब शांत हुआ तो, अरे चंगा, गंगा को अकेला कहाँ छोड़ आया तू?
पंडित मंगाराम को गंगाराम का ख्याल आया तो सही, मगर बड़ी देर में। किंतु गंगाराम को भला कब किसी बात का ख्याल रहता है? जो रहता वह तो दिन दुनिया से बेखबर एक पेड़ के नीचे खर्राटे भर रहा था। खर खर। समाप्त।